नमस्कार। मैं देवेश पाठक, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी, आपका पुनः महाविद्यालय के YouTube चैनल के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम जो विषय लेंगे, कंपनी अधिनियम के तहत जो अंश, जिनको कि हम शेयर्स कहते हैं अंग्रेजी में, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि अंश क्या होते हैं, अंश का क्या महत्व है, उनकी प्रकृति क्या है, तथा एक कंपनी में कितने प्रकार के अंश कंपनी के द्वारा निर्गमित किए जाते हैं, किए जा सकते हैं। इन सब के बारे में हम आज चर्चा करें। तो यदि हम देखें कि अंश क्या है, वास्तविक रूप से जो कंपनी है होते हैं वो अंशधारी होते हैं। अंशधारी कौन है? कंपनी की जो पूंजी है, उस पूंजी के जो हिस्से हैं, जो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, उन टुकड़ों को जो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा लिए गए हैं, उनको ही अंश का नाम दिया गया है, उनको ही शेयर्स का नाम दिया गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो साझेदारी कंपनियां साझेदारी होती थी, उनमें साझेदारी का घाटा होने पर साझेदारों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता था। इस बुराई से बचने के लिए कंपनियों का अस्तित्व सामने आया और कंपनियों का निर्माण विश्व भर में किया जाने लगा। तो ये जो अंश है, उस अंश की संपूर्ण, जो एक तरह से हम कहें कि संपूर्ण अंश पूंजी एक इकाई है। अंश कंपनी की संपूर्ण पूंजी का एक विभाजित अंश भाग है, जिसके एक हिस्से अथवा एक इकाई के रूप में विभाजित किया जा सकता है। कंपनी अधिनियम के अनुसार अंश कंपनी की पूंजी का एक हिस्सा होता है, जिनको कि हम स्टॉक कहते हैं। स्टॉक का भी सम्मिलित माना गया है, जब तक कि अंश और स्कंद में विवक्षित रूप से अंतर न किया गया हो। स्टॉक, जो कि अंश से भी छोटी इकाई है, उसको भी अंश में शामिल माना गया है, जब तक माना जाएगा जब तक कि उनको अभिव्यक्त रूप से अलग अलग परिभाषित न कर दिया गया हो। शेयर जो पूंजी है, अंश जो पूंजी है, वो निगमन की आवश्यक शर्त नहीं है। निगमन के लिए आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक कंपनी शेयर पूंजी रखे, लेकिन जो कंपनियों का जो निर्माण, जैसा कि मैंने पहले बतलाया है कि अंश पूंजी एकत्र करके और उस अंश पूंजी के माध्यम से सीमित दायित्व वाली कंपनियों का जो प्रचलन है वो अधिक है। ऐसी स्थिति में जो कंपनियां हैं वो वास्तविक रूप से शेयरों को निगमित करती हैं और आम जनता से पैसा लेकर के, आम जनता से धन एकत्र करके उनके द्वारा नए नए जो व्यापार वाणिज्य, जिनकी स्थापना उनके उद्देश्य वाक्य में की गई है, उनकी स्थापना के लिए उनका निर्माण किया जाता है और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाया जाता है। यदि अंश पूंजी आवश्यक समझी जाए तो संगम ज्ञापन में अंश पूंजी का धन तथा कितने मूल्य वाले कितने अंश में विभाजित होंगे, इसका ब्यौरा दिया जाना चाहिए। जैसा कि हमने बतलाया कि शेयर पूंजी अंश पूंजी का निगमन के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि अंश पूंजी का निगमन किया जाना है तो ऐसी स्थिति में उसके संबंध में कितने अंश होंगे, कितने रुपए के शेयर्स किस तरह से विभाजित किए जाएंगे, इसका पूरा जो ब्यौरा है, पूरा जो जानकारी है, वो कंपनी का जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसको कि हम संगम ज्ञापन या पार्षद सीमा नियम कहते हैं, उसमें इसका उल्लेख जो किया जाना चाहिए।
केरल उच्च न्यायालय द्वारा जो परिभाषा दी गई है उसमें हम 1966 SCC में केरल उच्च न्यायालय के द्वारा जो परिभाषा दी गई थी उसमें जो तथ्य थे वो इस प्रकार थे। इसमें योगम के विरुद्ध धारा 397 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें विवाद का विषय यह था कि कंपनी अंश पूंजी वाली कंपनी थी या बिना अंश पूंजी वाली कंपनी। धारा 397 कंपनी अधिनियम के तहत एक दावा पेश किया गया, जिसमें कि ये बात सामने आई कि क्या कंपनी अंश पूंजी वाली कंपनी है या वह बिना अंश पूंजी वाली कंपनी है। कंपनी के पार्षद सीमा नियम के अनुसार अंश का दायित्व तो सीमित था, परंतु प्राधिकृत पूंजी का सीमा नियम में कोई उल्लेख नहीं था। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी थी, लेकिन जो सीमा नियम में अंश पूंजी का उल्लेख नहीं किया गया था। निर्णीत किया गया कि पूंजी तथा अंश पूंजी का एक ही तात्पर्य है। कोई कंपनी अंश पूंजी वाली कंपनी तभी मानी जाएगी जबकि पार्षद सीमा नियम में प्राधिकृत पूंजी तथा अंश में उनके विभाजन का उल्लेख हो। चूँकि पार्षद सीमा नियम क्या है, एक कंपनी का महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसलिए उसमें उल्लेख का होना आवश्यक है। यदि उसमें उल्लेख नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसको अंश पूंजी वाली कंपनी नहीं दिया जा सकता है। अंश पूंजी तथा सदस्यता शुल्क दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं। इस प्रकार उपरोक्त वाद के द्वारा केरल उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि पूंजी जो है कंपनी के लिए आवश्यक है, तथा भी कंपनी का निगमन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अंश पूंजी का तात्पर्य वह धन है जिसका उल्लेख पार्षद सीमा नियम में प्राधिकृत पूंजी के रूप में किया गया हो तथा यह भी बताया गया हो कि उस प्राधिकृत पूंजी को किस प्रकार से विभिन्न इकाई तथा अंशों में विभाजित किया गया हो। अंश पूंजी वाली कंपनी भी हो सकती है और बिना अंश पूंजी वाली कंपनी। पार्षद सीमा नियम में बतलाया जाना चाहिए कि कितने कितने अंशों में कंपनी की पूंजी विभाजित की जाएगी, रखी जाएगी, तभी उसको अंश पूंजी वाली कंपनी जो है कहा जाएगा, अंश पूंजी वाली कंपनी जो है माना जाएगा। इसमें दूसरा जो केस है वो अंग्रेजी विधि से लिया गया है। बोरलैंड ट्रस्टी बनाम स्टील ब्रदर्स एंड कंपनी 1901 1 CS 279। इसमें कहा गया कि कंपनी का एक अंश रुपयों में नापे जाने वाला धारक का कंपनी में हित है। कि जो धारक, वैसे तो जो अंश के धारक होते हैं वही कंपनी के स्वामी होते हैं, उनका एक पैमाना है, एक मापमान है, जिसके द्वारा कंपनी का रुपयों में माप करके जो है धारक का कंपनी में कितना हित है इसको मापा जाता है। अंश प्रथमतः दायित्व है। अंश जो है प्रथमतः क्या है, एक दायित्व है, और उस दायित्व के माध्यम से, क्योंकि दायित्व क्या है, जो कॉल अर्थात जो अनपेड कैपिटल है उसका दायित्व कंपनी के अंशधारकों के ऊपर होता है और वो उनको चुकाना होता है। तो केवल लाभ ही नहीं, उनका दायित्व भी इसके ऊपर होता है। पश्चात कंपनी में हित है, दायित्व पहले है और में पारस्परिक संविदा भी है। भारत के जो उच्चतम न्यायालय है उसके द्वारा आयकर आयुक्त बनाम स्टैंडर्ड वैक्यूम ऑयल कंपनी 1966 कंपनी लॉ जनरल का जो केस है उसमें कंपनी अधिनियम, कंपनी के जो शेयर्स हैं उसके संबंध में स्पष्ट रूप से उसको परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि निर्णीत किया गया है कि अंशों का आशय धनराशि न होकर ऐसे हिस्से है जो धनराशि में आंका जा सके, तथा इसमें अंशधारी के कंपनी के प्रति विभिन्न अधिकारों का समावेश रहता है और ये अंशधारी तथा संबंधित कंपनी के बीच संविदा का निर्माण करते हैं।
अतः यह कहा जा सकता है कि अंश एक ऐसा अधिकार है जो अंशधारी को कंपनी के लाभ में सहभागी बना देता है, जिसका कंपनी नियमों के अनुसार अंतरण हो सकता है, लेकिन ये परिकाम में लिखित नहीं है। बड़ी उचित और विस्तृत परिभाषा आयकर आयुक्त बनाम स्टैंडर्ड वैक्यूम ऑयल कंपनी 1966 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि ये क्या है, कंपनी में उस व्यक्ति का हित है, उसको रुपयों में आंका जा सकता है। साथ ही इसके साथ ही विभिन्न अधिकारों का समावेश जो है इसके माध्यम से होता है। क्या क्या कंपनियों के अधिकार हैं, कंपनी में इस शेयर धारक के अधिकार हैं, वो शेयर खरीदने पर शेयर के धारक के उसको प्राप्त हो जाते हैं। यह कंपनी और अंशधारी के मध्य क्या करता है, एक तरह से यह दोनों के मध्य एक संविदा का कार्य करता है। एक ऐसा अधिकार है जो कंपनी के लाभों में उसको सहभागी बना देता है। कंपनी को लाभ होगा तो अंशधारकों को भी लाभ होगा, क्योंकि वास्तविक रूप से जो स्वामी है वो कौन है, कंपनी के अंशधारक हैं। कंपनियों के अंतर नियमों के अनुसार, क्योंकि सबसे बड़ी जो खासियत है कंपनी की, उसमें शेयर ट्रांसफ़र, अंशों का अंतरण जो किया जा सकता है, ये उसकी एक बड़ी विशेषता है, जिसके कारण ही कंपनी में लोग पैसा लगाते हैं। तो कंपनी के जो शेयर्स हैं वो कंपनी के अंतर नियमों में दी गई व्यवस्था के अनुसार अंतरित किए जा सकते हैं और आसानी से उनको अंतरण किया जा सकता है, और एक तरह से वो क्या है, नकदी के रूप में जो है उनको मान्यता प्राप्त होती है। लेकिन वो परिकाम्य अधिनियम के तहत जो है वो नहीं है, अंतर नियमों के अनुसार पर, लेकिन यह परिकाम लिखित नहीं है। ये चेक, हुंडी या जो नोट हैं वो नहीं है, लेकिन इनको आसानी से क्या होता है, इनका आसानी से ट्रांसफ़र हो सकता है, इसलिए ये तरलता लिए हुए हैं, अर्थात इसको आसानी से इनसे पैसे लिए अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है। यदि हम आगे इसको देखें कि अंशों के जो प्रकार हैं उसकी हम बात करें, तो अंशों के कई प्रकार हो सकते हैं, जिनमें से मुख्य जो प्रकार हैं वो हैं साधारण अंश एवं अधिमानी अंश। साधारण अंश जो कि अधिमानी अंश नहीं है। अब इसका क्या अर्थ हुआ, अधिमानी अंश नहीं है, अधिमानी अंश कौन से हैं? तो साधारण अंश वे अंश हैं जिनमें कि यदि कंपनी का, जिनमें अधिमानी अंश का मतलब है प्रेफरेंस शेयर, जिनको प्रेफरेंस दी जाती है। कंपनी को यदि किसी प्रकार का लाभांश प्राप्त होता है तो सबसे पहले अधिमानी अंशों को लाभ दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि कंपनी का समापन होता है और कंपनी के दायित्व और संपत्तियों में से यदि संपत्ति अधिक है, दायित्व कम है, तो जो सरप्लस बचेगा उसमें से सबसे पहले अधिमानी अंशों को उनका हिस्सा दिया जाएगा। साधारण अंश वे हैं जिनको अधिमानी अंशों के पश्चात दिया है। यदि किसी प्रकार का कोई कहें कि लाभांश दिया जाए तो लाभांश में अधिमानी अंशों के पश्चात ही साधारण अंश, जिनको इक्विटी शेयर कहते हैं, उनको लाभ जो दिया लाभांश दिया जाएगा। यदि कंपनी का समापन होता है तो ऐसी स्थिति में कंपनी के समापन के समय सर्वप्रथम अधिमानी अंशों को उनके आने के पश्चात ही साधारण अंशों को, इक्विटी शेयर्स को जो है पैसा लौटाया जाएगा। संचयी एवं असंचयी अंश। संचयी अंश वे अंश हैं जिनमें एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है, और ऐसे लाभांश को यदि किसी वर्ष कंपनी में लाभ नहीं हुआ है तो उनको आगामी वर्षों के लाभों में से ऐसे लाभांश को प्राप्त करने का अधिकार होता है। लेकिन असंचयी अंश वे अंश होते हैं जिनमें कि यदि किसी वर्ष कंपनी को लाभांश नहीं हुआ है तो उनको संचय करने का अधिकार नहीं है, उनको संचय नहीं किया जा सकता है, और उस साल के अंश
उस साल का जो लाभांश है उनको प्राप्त नहीं होगा। मोचनीय व अमोचनीय अंश। मोचनीय अंश का मतलब रिडीमेबल और इररिडीमेबल। मोचनीय का मतलब ये है यदि कंपनी में लाभांश सरप्लस में है और कुछ शर्तें यदि पूर्ण कर ली गई हैं तथा साथ ही कंपनी के पार्षद अंतर नियम के द्वारा इसके संबंध में अनुमति प्राप्त है तो कंपनी के लाभों में से एक पूंजी को जो है वापस लौटाया जा सकता है। इसको ही मोचनीय और अमोचनीय अर्थात जिनको मोचन नहीं किया जा सकता है उनको अमोचनीय अंश कहा जाता है। परिवर्तनशील एवं अपरिवर्तनशील अंश से तात्पर्य है कि ऐसे अंश जिनको कि प्रेफरेंस शेयर को जो अधिमानी अंश हैं उनको इक्विटी शेयर साधारण अंशों में यदि अंशों को परिवर्तनशील अंश कहते हैं और यदि ऐसे अंश जो कि जिनको किया जा सकता है उनको अपरिवर्तनशील अंश के नाम से जाना जाता है। बोनस अंश। बोनस जब कंपनी लाभ की स्थिति में है और अपने अंशधारकों को कुछ देना चाहती है तो वो अपने लाभांश के तौर पर अपने लाभांश और लाभ में से कुछ शर्तों कंपनी अधिनियम की शर्तों की पूर्णता होने पर वह अपने फुल्ली पेड अप पूर्णतः जिनका पैसा के द्वारा दिया जा चुका है फुल्ली पेड अप जो शेयर्स हैं इक्विटी शेयर्स हैं उनको बोनस जो है जारी कर सकती है। उनको बोनस के तौर पर शेयर्स जारी कर सकती है। इसी को बोनस अंश या बोनस शेयर का नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से ये आउटलाइंस मैंने आपको बतलाई है। इसका विस्तृत प्रश्न भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था, विस्तृत आंसर भी इसका प्रोवाइड करवाया था व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप इसको पढ़ें और इसके संबंध में एक प्रश्न बना करके तैयार। धन्यवाद।